नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पिछले 2 क्लास में देखा मिट्टी के बारे में, ये आज उसका तीसरी क्लास होने वाली है। हमने जस्ट इससे पहले वाले क्लास में देखा था 4 मिट्टियों के बारे में, लाल पीली, लाल दोमट, लाल बलुई और लेटेराइट मिट्टी। आज हम देखेंगे काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी का स्थानीय नाम देखा जाए तो कन्हार मिट्टी या भर्री, रेबूर, गभार, चीका, अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग स्थानीय नाम हैं। मुख्य रूप से यहाँ छत्तीसगढ़ में से कन्हार मिट्टी के नाम से ही जाना जाता है। चीका ये विशेष इसके बारे में बता देता हूँ कि चीका मिट्टी इसे इसलिए कहा जाता है कि ये जो काली मिट्टी होती है बहुत ही चिकनी होती है, इसमें बहुत ही महीन कण होते हैं, इस वजह से इसे चीका करते हैं। जब इसे पानी में भिगाया जाता है तो बहुत ही चिपचिपा भी हो जाता है। इसका जो वर्ग है मृदा वर्ग, वो वर्टिसॉल है। वर्टिसॉल मृदा वर्ग के अंतर्गत आता है। अब इसको कैसे याद करेंगे तो मैं आपको इसको रिलेट करके बता देता हूँ कि जो काली मिट्टी में हमने शुरू से ही पढ़ा कि सबसे ज़्यादा जो जल धारण करने की क्षमता है वो काली मिट्टी की है। जल को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, और यहाँ है वर्टिसॉल। वर्टी वाटर एक ही जैसा लग रहा है, तो वर्टिसॉल काली मिट्टी वाटर ज़्यादा ग्रहण करके रखती है, तो वर्टिसॉल। इस प्रकार से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो ऐसे ही रिलेटिव मेथड से पढ़ने के लिए आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमारे ऐप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आप 8770123687 इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी काली मिट्टी कहीं कहीं पर आपने इसका नाम सुना होगा मुड़मिंजनी माटी। जो मुड़मिंजनी माटी बोला जाता है वो इसी काली मिट्टी को ही बोला जाता है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, ग्रामीण अंचल से होंगे, तो आपने देखा होगा कि लोग अधिकतर जब नदी तालाब में नहाने के लिए जाते हैं तो अपने सर पे एक मिट्टी लगाते हैं, ताकि उनके वो जैसे शैम्पू का यूज़ करते हैं उसकी जगह वो मिट्टी का यूज़ करते हैं। उससे कहते हैं कि डैंड्रफ ये सब गायब हो जाती है। और अच्छे से इसका उपयोग करने के लिए इस मिट्टी में थोड़ा दही मिला देते हैं, तो उससे पूरी तरीके से सर की जो डैंड्रफ है वो हट जाती है। तो ये वही काली मिट्टी है, अगर आपने देखा होगा तो। जैसे मुल्तानी मिट्टी भी होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, इसलिए उसको चेहरे पर लगाते हैं, चेहरे धोने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे ये काली मिट्टी होती है जिससे बाल को धोया जाता है। तो फिर आगे देखते हैं इसका जो विस्तार है, ये विस्तार है मैदानी क्षेत्रों में, महानदी घाटी के क्षेत्रों में, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के क्षेत्र में और दंडकारण्य के क्षेत्र में मिलता है। तो जितने भी नदी की घाटी होंगे, नदी घाटी क्षेत्र होंगे, उन नदियों के किनारे लगभग काली मिट्टी आपको मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कवर्धा का जो चिल्फी घाटी क्षेत्र है, मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र, वहाँ तो इसके भंडार मिलते ही हैं। मैंने आपको मैप में बताया ही था। जो काली मिट्टी विशेषकर आपके मैकल पर्वत श्रेणी के क्षेत्र, आपके जो दुर्ग वाला एरिया हो गया, दुर्ग में दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कुछ क्षेत्र धमतरी, कुछ रायपुर, गरियाबंद, इन क्षेत्रों में भी इनके प्राप्त होते हैं। तो ये महानदी घाटी के जो क्षेत्र हैं ये सारे में आप देख लेंगे, इतने सारी जगहों पर मिलते हैं। मुख्य रूप से आप मैकल श्रेणी क्षेत्र ये याद रखिएगा। दंडकारण्य क्षेत्र में नदी घाटियों में मिलते हैं, जैसे इंद्रावती नदी घाटी हो गई या आपकी सबरी हो गई, इन सब में भी वहाँ प्राप्त होती है। अब इनका जो निर्माण है वो होता है बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों से। बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, अगर आपने नहीं दिखा है तो क्लास जरूर देखिएगा। और बेसाल्ट युक्त लावा चट्टान से कैसे काली मिट्टी बनती है और ये बेसाल्ट युक्त लावा चट्टान क्या होता है, इसके बारे में आप हमारे सेल समूह वाले क्लास को देख सकते हैं। वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसाल्ट युक्त लावा चट्टान क्या था, कैसे बना था और उससे कैसे काली मिट्टी बनी थी। तो इसके लिए आप वो वाली क्लास आप देख सकते हैं। अब इसमें जो मुख्य फसल होती है वो होती है गन्ना और कपास, क्योंकि ये सर्वाधिक जल ग्रहण करती है। और गन्ना और कपास ऐसे फसल हैं जिसमें सर्वाधिक
जल की आवश्यकता होती है, तो गन्ना और कपास का यूज़ किया जाता है। गन्ना और कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में। और रबी फसल में देखा जाए तो यहाँ चना और गेहूँ का फसल उगाया जाता है काली मिट्टी में। फिर इसका उपजाऊपन है तो यह राज्य की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी आती है, और इसका रंग जो होता है वो काला होता है, और ये बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी रंग के कणों से मिलकर बनी होती है। अभी काला रंग किस वजह से होता है, तो इसमें बारीक कण होते हैं जिनका काला या भूरा रंग का होता है, और दूसरा कारण है कि इसमें फेरिक टाइटेनियम के तत्व मिले होते हैं। ये जो काला रंग है वो फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। जैसे लाल रंग था फेरिक ऑक्साइड, पीला रंग था फेरस ऑक्साइड, यही सब, तो वैसे ही काला रंग जो था वो फेरिक टाइटेनियम के कारण है। तो ये आप ध्यान में रखिए, अगर रंग का कारण पूछा जा सकता है। फिर इसकी जो जल धारण क्षमता मैंने अभी बताया, इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, और इसके जो कण हैं अत्यंत बारीक होने के कारण इस मिट्टी में छिद्र कम बनते हैं। इस कारण इस मिट्टी में चीका की मात्रा 50 से 55% तक होती है, जो कि सर्वाधिक है। चीका जो रेत के बहुत ही बारीक कण होते हैं, एकदम धीरे धीरे क्ले आप बोल सकते हैं, एक प्रकार से क्ले जैसे, वो चीका कहलाता है। इसकी मात्रा 50 से 55% होती है। जैसे मैंने आपको गेहूं और आटे का एग्जांपल दिया था कि हम जब गेहूं को भिगा कर रखेंगे तो वो बहुत कम मात्रा में पानी अब्जॉर्व करेगा, और वहीं आटा में जब हम पानी डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी अब्जॉर्व करने लगता है। तो जो जितना बारीक होता है उतनी अधिक मात्रा में पानी अब्जॉर्व करेगा। इस वजह से इसमें जो बहुत बारीक महीन कण प्राप्त होती है, इसलिए इसका जल धारण क्षमता सर्वाधिक होता है। और इसमें चीका की मात्रा आपको पूछी जा सकती है कितना होती है, तो 50 से 55%, जो कि किसी भी अन्य मिट्टी की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। अब इस मिट्टी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो चूना, पोटास, एल्यूमिनियम, लोहे की मात्रा अधिक होती है। चूना, पोटास, एल्यूमिनियम और लोहे की मात्रा अधिक होती है। चूना आप देखेंगे तो जो चूना अगर किसी मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जा रहा है तो उस मिट्टी की प्रकृति स्वतः ही क्षारीय होगी, क्योंकि मैंने पहले क्लास में बताया था कि अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा। तो जो अम्लीय मृदा रहती है उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है। तो अब जब इस मिट्टी में स्वतः ही चूना बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो इसकी प्रकृति अम्लीय तो हो नहीं सकती, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति होगी क्षारीय प्रकृति की होती है। और इसका मान कितना होता है, तो 7.6 क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका pH मान 7.6 होता है। अब ये जो मिट्टी है वो गीले होने पर फूल जाती है और मुलायम तथा चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, दूसरी इसकी प्रकृति है कि ये बहुत गीली होने पर बहुत ज़्यादा मुलायम और चिपचिपी हो जाती है, मैंने शुरू में बताया आपको। और इसका विशेष तथ्य है कि ये छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली मिट्टी, काली मिट्टी को भर्री कहते हैं। अब जो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि के जो क्षेत्र हैं, उच्च भूमि क्षेत्र में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसको भर्री कहा जाता है, भर्री। तो इसके जो स्थानीय नाम अलग अलग है, कन्हार, भर्री, चीका, तो ऊंचे क्षेत्र में इसे भर्री कहा जाता है। यह गहरी चिकनी मिट्टी होती है और इस मिट्टी पर पानी की कमी से दरारें पड़ जाती है। तो अब काली मिट्टी में देखेंगे जब इसमें पानी कम होता है तो इसमें ऐसे दरार पड़ जाते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा मिट्टी में तो ज़रूर देखा होगा। तो ये था आपका काली मिट्टी। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं डोरसा मिट्टी। ये मिट्टी जो है ग्रेनाइट सेल समूह से बनी है, ग्रेनाइट सेल समूह से अपरदन से या उसके टूटने फूटने के निर्माण हुई है डोरसा मिट्टी का। यह काली कन्हार तथा हल्की मटासी मिट्टी का मिश्रण होता है। मैंने पहले क्लास में बताया था कि डोरसा को आप 2 सा से याद रखें, 2 के समान, एक होगा उसमें काली और दूसरा होगी मटासी। काली और मटासी मिट्टी से मिलकर बना है डोरसा मिट्टी। फिर इसमें आप देखेंगे कि ये इसका जो विस्तार है वो महानदी घाटी के क्षेत्र में और दंडकारण्य के महानदी, सबरी, इंद्रावती घाटियों तथा जसपुर की नदी घाटियों में इसका विस्तार है डोरसा मिट्टी का। मुख्य तो इसमें यही है कि ये 2 मिट्टी से मिलकर बना है, काली और मटासी। अब इसमें भी 2 श्रेणी होती है। जब काली मात्रा या कन्हार मिट्टी या काली मिट्टी की मात्रा सर्वाधिक होगी तो एक प्रकार की श्रेणी बनेगी, और दूसरी जब मटासी मिट्टी की मात्रा उसमें अधिक होगी तो एक दूसरी श्रेणी होगी। अब इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है गहरा भूरा, और एक कन्हार की अपेक्षा डोरसा हल्के रंग की होती है। जो कन्हार मिट्टी है, काली मिट्टी, उसकी अपेक्षा जो डोरसा है उसकी जो रंग है वो हल्की होती है, गहरा भूरा होता है, पूरा काला नहीं होता ये था आपका डोरसा मिट्टी। और ये जो मिट्टी में है वो धान की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और जो हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश है उसमें देखा जाए तो जो कृषि क्षेत्र है उसके 30% क्षेत्र में इसी मिट्टी का योगदान है। जब हम कृषि देखते हैं कृषि के आधार पर, तो इस मिट्टी में सर्वाधिक 30% कृषि होती है, और यही 30% कृषि आपके लाल
और पीली मिट्टी में भी होती है, लाल पीली मिट्टी में भी 30% कृषि होती है। साथ ही डोरसा मिट्टी में भी आपकी लगभग 30% कृषि होती है प्रदेश की। धान के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर क्षारी, इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो क्षारी होती है, काली मिट्टी के समान है, काली मिट्टी भी क्षारी होती है और इसका pH मान भी 7.6 होता है। यह प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है, मैंने आपको बताया जिसमें 30% खेती होती है। पहली तो आपकी लाल पीली है, दूसरी आपकी काली है और तीसरी अब देखा जाएगा तो डोरसा मिट्टी होती है। ठीक है। फिर पानी के अभाव में यह मिट्टी शुष्क तथा कड़ी हो जाती है और इसमें छोटी छोटी सक्रिय दरारें पड़ जाती है, सेम काली मिट्टी के समान। pH मान भी वैसा ही है, रंग भी वैसा ही है, बस इसमें दो प्रकार की श्रेणी आ जाती है, जब काली मिट्टी की मात्रा अधिक हो और दूसरी जब मटासी मिट्टी की मात्रा अधिक हो। तो इसमें भी इतना ही था डोरसा मिट्टी। ठीक है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है, तीसरे नंबर की, ये भी ध्यान में आपको रखना है। फिर आगे देखते हैं पाल कछार और पटपर कछार। पाल कछार और पटपर कछार। जो पाल कछार है वो नदियों के किनारे लाई गई मिट्टी से निर्मित होता है। नदियों के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी से पाल कछार कहा जाता है उनको जनरली। फिर ये जो मिट्टी है वो कांप मिट्टी होती है। ये इसमें अब नदियों के द्वारा लाया गया तो इसमें उर्वरता अधिक होगी, नदी के किनारे भी है तो ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसी प्रकार जब पटपर कछार मिट्टी के बारे में हम देखते हैं, पटपर कछार मिट्टी के बारे में, तो ये भरतपुर तहसील के ऊपरी भागों में, पहाड़ी भागों में मिलते हैं और ये सदैव ऊंचे भागों में थे और ये अनुपजाऊ मिट्टी होती है। अनुपजाऊ पहाड़ी एरिया में देखेंगे आप, यहाँ पर खेती किसानी तो किसी भी प्रकार से होगा नहीं, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ ही होती है। ठीक है। तो ये था पाल कछार और पटपर कछार, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं। परिया ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीएससी में। परिया किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो जिस पर खेती ना की जा रही हो वो परिया क्षेत्र कहलाता है। ठीक। ये अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी होती है। एक हमने आपको बताया था भाटा जो लेटेराइट मिट्टी का जो अनुपजाऊ मिट्टी, लेटेराइट की अनुपजाऊ प्रकार की जो मिट्टी होती है उसको भाटा बोला जाता है, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी में बागवानी फसल होती है लेकिन उसकी भी जो अनुपजाऊ मिट्टी होती है वो भाटा कहलाती है, तो वो भी अनुपजाऊ होती है। लेकिन मुख्य रूप से परिया पूछा जाए तो जिस पर खेती नहीं की जा रही वो आपकी परिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अब जो स्थानीय मिट्टी का क्रम है वो कैसा है, बस्तर क्षेत्र में कैसा है और उत्तरी क्षेत्र जो सरगुजा क्षेत्र उधर कैसा है, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ में मिट्टियों का क्रम कैसा है देखेंगे हम। तो हम देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, जो सबसे ऊपरी उत्तरी क्षेत्र से देखते आते हैं, उत्तरी क्षेत्र में जो सबसे ऊंची मिट्टी होगी वो होगा टिकरा के नीचे आपको मिलेगा छावर के नीचे मिलेगा आपको गाद छावर के नीचे आपको मिलेगा बहारा। उसी प्रकार क्या क्या बताया मैंने आपको, टिकरा छावर, गाद छावर और बहारा। टिकरा छावर, गाद छावर और बहारा, इसको नॉर्मल आप याद कर सकते हैं, टिकरा छावर, गाद छावर और बहारा। फिर आगे हम देखते हैं कि दक्षिण छत्तीसगढ़ जो है उसके बस्तर क्षेत्र में मिट्टियों का क्रम किस आधार पर है, तो पहला है मरहान, फिर है टिकरा, फिर माल या बाड़ी, फिर गभार। तो बस्तर क्षेत्र में पहले मरहान मिट्टी मिलेगी आपको, फिर उसके बाद टिकरा मिलेगी ढालों पर, फिर उसके बाद माल या बाड़ी मिलेगी, फिर गभार मिलेगी। गभार बहार दोनों में नीचे है, गभार बहार नीचे है, गभार बहार। अब दोनों में गभार बहार में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बताते, तो ब में ब नहीं है, मतलब बस्तर क्षेत्र में बहारा नहीं है, उसमें गभार है। ठीक। टिकरा दोनों क्षेत्र में आ रहा है। अब टिकरा देखोगे तो बस्तर क्षेत्र में मरहान आता है, फिर टिकरा आता है, सरगुजा क्षेत्र में टिकरा पहले है। तो ढालों पर हमने शुरू में देखा था टिकरा, जो ऊंचे जो पहाड़ी इलाके में उच्च भूमि है उसके ढाल वाले इलाकों में जो मिट्टी पाई जाती है उसे ही टिकरा कहा जाता है, बस्तर में उसे टिकरा मिट्टी कहते हैं। तो ये ढालों पर है, तो ढाल सबसे ऊपर में होगा कि थोड़ा नीचे होगा, ढाल थोड़ा नीचे होगा चोटी के, तो वहाँ टिकरा। तो बस्तर क्षेत्र में टिकरा और जो सरगुजा क्षेत्र में टिकरा सर्वाधिक सबसे ऊपरी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। तो सरगुजा क्षेत्र का टिकरा छावर, गाद छावर, बहारा, और बस्तर क्षेत्र का मरहान, टिकरा, माल या बाड़ी, फिर गभार। ठीक। अब यहाँ लिखा हुआ है बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी उच्च से निम्न की ओर, तो मरहान, टिकरा, माल या बाड़ी, फिर गभार, ये पढ़ लिया अपन। फिर लेटेराइजेशन का संबंध मिट्टी से है, लेटेराइजेशन मिट्टी से संबंधित है, ये आपके लेटेराइट मिट्टी के बारे में ही बोला जाता है, लेटेराइजेशन उसी में होता है।
फिर दंडकारण्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण भागों में विषम धरातल के कारण मिट्टी का अवनालिका अपवर्तन अधिक होता है। दंडकारण्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण भागों में विषम धरातल के कारण मिट्टी का अवनालिका अपवर्तन अधिक होता है। अवनालिका अपवर्तन अधिक मतलब जो नदियाँ हैं वो नाली के रूप में ऐसे डिवाइड हो जाती हैं विषम धरातल होने के कारण। अगर नदी को एक ऐसे इस रूट में चलना चाहिए तो आगे चल के विषम धरातल के कारण कभी कभी ऐसे टूट जाती है, तो उसे अवनालिका कहा जाता है। तो अवनालिका के कारण मिट्टी का सर्वाधिक अपवर्तन होता है दंडकारण्य क्षेत्र में। फिर छत्तीसगढ़ की अन्य मिट्टियों में पाल कछार और पटपर कछार प्रमुख है। पाल कछार और पटपर मुख्य रूप से तो 4 स्थानीय हैं। आपका टिकरा हो गया, डोरसा हो गया, कन्हार हो गया और मुरमी भाटा मिट्टी हो गया। उसमें आपका वो भी आ जाता है, क्या बोलते हैं, पटपर और पाल कछार मिट्टी। पटपर मिट्टी और पाल कछार मिट्टी ये भी आपके उसी में आ जाते हैं, विशेष मिट्टियों में आ जाते हैं। ये आपके प्रमुख छत्तीसगढ़ के हिसाब से है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, तो ये मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया था। फिर छत्तीसगढ़ में मिट्टी की समस्याएं उसके उपाय, पूरी मिट्टी के हमने क्रम पढ़ लिए। फिर अब हम देखते हैं कि समस्या क्या क्या होती है। तो मृदा अपरदन एवं अपक्षरण के कारण होती है, मृदा का दोहन होती है, कृषि प्रधान राज्य होने के कारण मृदा का दोहन अधिक मात्रा में होता है। फिर अनिश्चित एवं अनियंत्रित वर्षा के कारण कभी कभी इतनी ज़्यादा वर्षा हो जाती है कि वो अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाती है बाढ़ के कारण, और कभी कभी मिट्टी आता ही नहीं है, पानी गिर ही नहीं रहा है, तो मिट्टी सूख जाता है बहुत ज़्यादा, और जो हवा के साथ उनका अपरदन हो जाता है इस वजह से। फिर वन क्षेत्रफल में नियंत्रण की कमी, वन क्षेत्रफल में नियंत्रण की कमी के कारण मिट्टी की समस्या बढ़ रही है। लगातार अगर वनों का दोहन होते जा रहा है और नए वन नहीं लगाए जा रहे तो मिट्टी का कटाव बढ़ते जाता है। फिर अवैज्ञानिक कृषि तथा पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि तथा पशुचारण के कारण, पशुओं की चराई के कारण जो है मिट्टी, जब वो घास की चराई की जाती है तो मिट्टी घास के साथ साथ अपने सतह को तोड़ती जाती है, तो वहाँ से मिट्टी का कटाव बढ़ता जाता है, इस वजह से मिट्टी की समस्या बढ़ती है। फिर बीहड़ क्षेत्रों में जैसे अबूझमाड़ क्षेत्र में अस्थायी कृषि के कारण मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हुई। अस्थायी कृषि में क्या होता है कि लोग एक जगह कृषि कर लिए, फिर वहाँ की जब उस जमीन की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है तो उस जगह को छोड़कर किसी अन्य जंगल को काटते हैं, और वहाँ से पेड़ों के काटने के कारण मृदा का अपरदन तो हो गई, और दूसरा उस जगह पर फिर वापस से कृषि करने लग जाते हैं। तो पहले की जो कृषि भूमि वो खराब हुई, और अब नई जगह पर भी कृषि करने की वजह से धीरे धीरे उसका भी कटाव होने लगेगा। तो इस प्रकार अस्थायी कृषि के कारण मृदा अपरदन की समस्या बढ़ती जाती है। तो ये 6 कारण थे मुख्य जिनके कारण मिट्टी की समस्या छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हो रही है। अब इसके लिए उपाय क्या क्या है, तो ये है आपके सुराजी गांव योजना। सुराजी गांव योजना में क्या किया जाता है कि प्रदेश में जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन को आम जन की सहभागिता में सफल बनाने के लिए सुराजी गांव योजना को 2 अक्टूबर 2019 से संचालित किया गया। अब इस जो सुराजी गांव योजना है वो आपके 2 अक्टूबर 2019 को संचालित किया गया। इसमें जो गांव के किसान भाई हैं उनको जल संरक्षण, पशु संवर्धन के लिए और मृदा के कटाव, मृदा की समस्या से उनको अवगत कराया जाता है और उनको कैसे बचाया जाए इसके बारे में जानकारी दी जाती है। फिर इसी के अंदर है घुरवा कार्यक्रम के माध्यम से जैविक खाद का उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा दिया जाना। अब जैविक खाद को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं उससे मृदा की उपजाऊ शक्ति कम होती जाती है, तो उसकी जगह पर जैविक खाद का प्रयोग करने से ये होगा कि उसकी उर्वरकता क्षमता में धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी और वो मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहेगी। तो घुरवा कार्यक्रम के द्वारा ये किया जा रहा है कि जैविक खादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर जैविक खेती योजना, इसमें क्या कर रहे हैं, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, उसके उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए जैविक खाद को प्रयोग करने के लिए बताया जा रहा है। अब जो जैविक जो हम आपने अगर मेरा इससे पहले और भी लेक्चर देखे होंगे जिसमें मैंने बताया था कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में 5 जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से जैविक हैं, जैविक जिले, जैसे गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ये 5 जिले, और बाकी अन्य 33 जिलों में प्रत्येक एक विकासखंड को, अन्य 33 जिलों के एक विकासखंड को चयनित किया गया है जैविक विकासखंड बनाने के लिए। फिर इसी प्रकार से धीरे धीरे पूरा लक्ष्य है कि 33 जिलों को जैविक कृषि के लिए जैविक कृषि क्षेत्र बनाया जाए। तो उसी के तहत जैविक खेती योजना को आगे लाया जाए। फिर गोधन न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना, इसमें क्या किया जाता है कि जो गोबर खरीदी की जा रही है उससे कंपोस्ट खाद और कंपोस्ट क्रांति के तहत वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट प्लस की बिक्री की जा रही है। तो गोबर को
इकट्ठा करके उसे कंपोस्ट खाद बनाए जा रहे हैं और उसको अलग अलग लेवल पे उसकी बिक्री की जा रही है। जैसे वर्मी कंपोस्ट है वो 10 रुपये किलो में, सुपर कंपोस्ट है वो 6 रुपये किलो में, और जो कंपोस्ट प्लस है वो 6.5 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। इससे क्या होगा कि मृदा के उपजाऊपन बढ़ेंगे जैविक खाद के प्रयोग करने से। तो इसका भी वही क्या बोलते हैं उद्देश्य है, जैविक कृषि को बढ़ावा देना। फिर प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये जो शुरू के 3 थे, सुराजी गांव योजना, आपका जैविक खेती योजना, गोधन न्याय योजना, ये आपके राज्य सरकार से संबंधित है। आपका जो प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसके तहत जो मृदा की गुणवत्ता अध्ययन कर अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किसानों की सहायता करना है। तो इसमें ये करते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आप अपने खेती किसानी की जो जगह है, खेत हैं, उनकी मृदा का परीक्षण करवा सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता कितनी है, इसमें कौन कौन से तत्वों की कमी है, ताकि उसको पूरा करके उसकी जो उपजाऊपन को हम बना सकें। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाया जा रहा है। फिर इसके अतिरिक्त अन्य क्या क्या है, तो झूम कृषि पर रोक, वही जो अस्थायी कृषि है। फिर खेतों की मेड़बंदी, वन रोपण, ये सीढ़ीनुमा खेती, इस पर रोक लगाया जा रहा है। आधुनिक ढंग से जो कृषि हो रही है उस पर रोक लगाया जा रहा है। नियोजित कृषि, ये एक उपाय है कि नियोजित ढंग से कृषि हम कर सकते हैं। फिर फसल चक्र अपनाने और जन चेतना पर बल दिया जा रहा है, जन चेतना पर बल दिया जा रहा है इन सभी योजनाओं के तहत। और फसल चक्र अपनाने मतलब एक फसल के साथ अल्टरनेट दूसरा फसल लाया जाए। ये नहीं कि लगातार एक ही खेत पे धान लगातार धान की खेती की जाए। अल्टरनेट कृषि करने से क्या होता है, फसल चक्र अपनाने से ये होता है कि जो मिट्टी है उनमें उनकी उर्वरकता और उपजाऊपन में लगातार वृद्धि होती रहती है। अगर आपने धान बोया, अगले साल अगले फसल में आपने अगर तिलहनी फसलें बोए तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, फिर वापस आपने धान बो लिया। इस प्रकार से फसल चक्र को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये सब थे उपाय, ताकि छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी की समस्या है उनको कम किया जा सके। अब यहाँ पर कुछ अन्य नाम दिए गए हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टी का, अन्य नामकरण। ये विशेषकर उतना महत्वपूर्ण है नहीं, फिर भी आप देख लें, मैंने आपको जो शुरू क्लास में बताया था वर्टिसॉल, अल्फीसॉल, इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, उसी के नाम हैं। तो इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो जो काली मिट्टी है, डीप ब्लैक सॉइल लिखा हुआ काली मिट्टी जो है वो वर्टिसॉल में आ जाता है, मैंने आपको याद कराया था। अल्फीसॉल के अंतर्गत आपके रेड ग्रेवेली सॉइल, रेड सैंडी सॉइल, रेड लोमई सॉइल। तो जो लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, वो सब अल्फीसॉल के अंतर्गत आ जाते हैं। इंसेप्टिसॉल में भी वही आता है, लाल पीली मिट्टी। आपके जो लेटेराइट मिट्टी है वो एंटीसॉल में आ जाते हैं। तो ये उनके अन्य नामकरण हैं। फिर जो लोकल नेम और उनका परसेंटेज देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें 51%, बस्तर के जो पठारी क्षेत्र हैं उसमें 28%, और जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र उसमें 21% मिट्टियों का विस्तार है, टोटल 100%। 51 मध्य छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों में, बस्तर के पठार में 28% और नॉर्थन हिल्स जो उत्तरी जो सरगुजा संभाग के पहाड़ी क्षेत्र उसमें 21% है। तो आप ध्यान में रखिएगा। अब जो एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल, अल्फीसॉल, वर्टिसॉल और मॉलीसॉल है, तो मॉलीसॉल की तो मात्रा हमारी छत्तीसगढ़ में है नहीं, बहुत ही कम नगण्य मात्रा में 0.3%। तो इसे हम ज़्यादातर इसके बारे में पढ़ते नहीं हैं। 4 ही मिट्टी ज़्यादा पढ़ते हैं, एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल, अल्फीसॉल, वर्टिसॉल। वर्टिसॉल में आपकी कन्हार मिट्टी आ जाती है, तो कन्हार मिट्टी आपके छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। वर्टिसॉल के अंतर्गत बस्तर के पठारी क्षेत्र में आप देखो तो गाभर, और नॉर्दर्न हिल में जब देखोगे तो गाद या बहरा। तो जो मैंने इससे पहले आपको जो ये क्रम बताया था उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में मिट्टियों का क्रम, तो इसी के आधार पर वहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। और मैंने शुरू क्लास में आपको बताया था मृदा वर्ग में जो 4 वर्ग बताए थे, जो सबके नीचे का वर्ग रहता है वो वर्टिसॉल होता है। तो इसी के आधार पर यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। तो मैं बताते चलता हूँ। एंटीसॉल जो सबसे ऊपरी रहता है उसको भाठा बोलते हैं, जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ। बस्तर क्षेत्र में उसे टिकरा बोलते हैं, और नॉर्थन क्षेत्र में उसको दाद बोलते हैं। ठीक, फिर इंसेप्टिसॉल के अंतर्गत मटासी मिट्टी आएगी, बस्तर के भी मटासी, और जो नॉर्थन है उसमें गदार बोलते हैं। यहाँ अलग दिया गया है शायद नाम, यहाँ सही था वो, आप यहाँ से ही याद कीजिए। इंग्लिश में जो छावर है, गाद छावर है, बहारा है, इसके अकॉर्डिंग ही याद कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ जो मैदानी क्षेत्र है उसका यहाँ पर बता देता हूँ।
ये बस्तर और नॉर्थन हिल तो आप वहाँ से याद कर लेंगे। जो आपके छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में वहाँ एंटीसॉल के अंतर्गत भाठा आता है, इंसेप्टीसॉल में आपका मटासी आता है, अल्फीसॉल में डोरसा आता है और वर्टीसॉल में कन्हार आता है। ये जो क्रम है वो वहाँ दिए गए उच्च से निम्न की ओर है, उसी क्रम में है, बस आप सॉइल की जो कैटेगरी है वो देख लीजिएगा। फिर जो एरिया है तो इंसेप्टीसॉल जो है, एंटीसॉल जो है वो 19.5% एरिया में आता है, इंसेप्टीसॉल 14, अल्फीसॉल 39, वर्टीसॉल 26.4 और मॉलीसॉल जो बहुत कम मात्रा में 0.3% में है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बस्तर का क्रम था ये टिकरा दिया हुआ है, मटासी, फिर माल, फिर गाभर दिया हुआ है। नॉर्थन क्षेत्र जो सरगुजा संभाग का क्षेत्र है उसमें गाद दिया हुआ है, गादर दिया है, छावर दिया हुआ है, फिर गाद या बहारा दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे इसी क्रम में। तो छत्तीसगढ़ की जो मृदा का भौगोलिक अध्ययन है वो किस आधार पर किया जाता है? तो ये वर्टीसॉल, इंसेप्टीसॉल, अल्फीसॉल, अल्टीसॉल है। ये तो मृदा के वर्ग हैं, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। अब जो प्रमुख वनस्पति है तो वर्टीसॉल में आपके घास क्षेत्र, क्योंकि ये सर्वाधिक जो निचले क्रम की मिट्टी होती है वो होते हैं, तो इनमें घास ही होगा। फिर उसके बाद आर्द्रता की दशा देखा जाए तो इसमें अल्प आर्द्र से शुष्क जो ये मिट्टी है वो अल्प आर्द्र से शुष्क पाए जाते हैं और ये शीतोष्ण से उष्ण कटिबंधीय इनका तापमान होता है, शीतोष्ण से उष्ण कटिबंधीय। फिर इंसेप्टीसॉल में देखें तो यहाँ वन पाए जाएंगे, ये आर्द्र भूमि होगी और ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएंगे। फिर अल्फीसॉल है, चौड़ी पत्ती के पतझड़ वाले वन होते हैं, चौड़ी पत्ती के पतझड़ वाले वन होते हैं। इसमें अल्प आर्द्र से आर्द्र भूमि पाई जाएगी और इसका जो भी तापमान हो गया और जलवायु क्षेत्र होगा वो उष्ण कटिबंधीय होगा। फिर अल्टीसॉल है, अल्टीसॉल में आपकी वनस्पतियाँ पाई जाएगी और इसकी भी दशा क्या होगी, आर्द्रता की दशा होगी, तो आर्द्र क्षेत्र पाया जाएगा और इसकी भी जो तापमान है वो शीतोष्ण से उष्ण कटिबंधीय होगी। तो अब दो याद रखना, इंसेप्टीसॉल और अल्फीसॉल। इंसेप्टी और अल्फी दोनों उष्ण कटिबंधीय है और आर्द्र आर्द्र है, आर्द्र अल्प आर्द्र। ठीक है, और इसमें वन या चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाएंगे, तो वन क्षेत्र ही है। जो वनस्पति क्षेत्र है वो अल्टी और इसकी ये भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये शीतोष्ण में आएंगे। और जो आपकी घास क्षेत्र है वो आर्द्र से शुष्क होंगे और वो भी शीतोष्ण में आते हैं। तो ये दोनों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, वनस्पति और घास क्षेत्र जो हो गए वो शुष्क क्षेत्र में आएंगे और शीतोष्ण से उष्ण कटिबंधीय में आएंगे। ठीक, अब जो ये तो सर्वाधिक जो जल धारण क्षमता है वो काली मिट्टी का है और सबसे कम जो जल धारण क्षमता होती है वो यहाँ लाल दोमट मिट्टी की होती है, ये बताया गया है। और ये लाल दोमट जो मिट्टी है उसमें आपकी कृषि भी बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये था मिट्टी, छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। हमने इसे 3 क्लास में कवर किया है। आप सभी क्लास को कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम और इम्प्रूवमेंट करें। धन्यवाद।